स्वागत है साथियों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर की क्लास में। साथियों आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक नौकरशाही उपागम से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे। जो भी छात्र बीए एमए की तैयारी कर रहे हैं, नेट सेट जेआरएफ पीजीटी टीजीटी या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। बीए एमए पीजीटी टीजीटी में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और नेट सेट जेआरएफ के अंदर तो 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से आना ही आना है। तो आज हम इसको नौकरशाही उपागम को करते हैं, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल को। और आप में से जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। और जो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है और लगता है कि आपके नॉलेज में ये कुछ आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा, तो आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का नौकरशाही उपागम। तो पहला प्रश्न है, नौकरशाही शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो नौकरशाही का प्रथम प्रयोग जो है वो विसेंट डी गोर्नी ने किया था। विसेंट डी गोर्नी ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। फ्रांस के रहने वाले हैं ये, और 1745 में इन्होंने किया था। और उन्होंने कहा था कि फ्रांस में एक बीमारी है जिसका नाम क्या है, ब्यूरोमेनिया है। ठीक है ना। तो इन्होंने ही सबसे पहले नौकरशाही शब्द का प्रथम प्रयोग इन्होंने ही किया था। और ये इनकी फेमस कोटेशन है, फ्रांस में एक बीमारी है जिसका नाम ब्यूरोमेनिया है। बीमारी क्यों कहा? क्योंकि ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, ये लेट लतीफ़ी करती है, लाल फीताशाही करती है ना, पब्लिक का कल्याण कम करती है और अपना कल्याण, सब कल्याण ज़्यादा करती है। इसी कारण से इसको एक बीमारी कहा। किसने कहा? विसेंट डी गोर्नी ने। काम में वृद्धि ना होने पर भी कर्मचारी वर्ग की संख्या का बढ़ते चले जाना क्या कहलाता है? पार्किंसन लॉ कहलाता है। कहने का अर्थ ये है कि भाई काम नहीं बढ़ता है। आपने सरकारी महकमों में देखा होगा कि उनका काम तो बढ़ता नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं कि अपने अधिकारियों की संख्या बढ़ाते रहते हैं। ठीक है ना। उसकी संख्या वो बढ़ाते रहते हैं। इसी को ही पार्किंसन लॉ कहा जाता है। ठीक है। अब कहने के लिए, जैसे कि अगर कोई संगठन है, ठीक है, या कोई नौकरशाही का कोई ढांचा है और उसमें 8 लोग काम कर रहे हैं, तो आप 2-3 साल बाद जाके देखेंगे तो काम तो उतना ही होगा या कम हो गया होगा, लेकिन वहाँ पे अधिकारियों की संख्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी। कहने के लिए, जैसे कि भाई एक ऑफिस है तो वहाँ पे उनको एक गार्ड अलग चाहिए, साफ़ सफाई करने वाला, पानी पिलाने वाला एक अलग चाहिए, बाहर के काम करने के लिए एक फ़ोटोकॉपी करवानी है, डाक में जाना है, कुछ इस तरह का काम करवाना है, उसके लिए एक अलग चाहिए। तो इनकी आदत होती है अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं, काम नहीं बढ़ता। इसी को पार्किंसन लॉ कहते हैं। मैक्स वेबर किस देश के रहने वाले थे? तो ये जर्मन अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री थे, जर्मन के। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसकी रचना है? तो ये मैक्स वेबर महोदय हैं, उनकी रचना है। जैसे उन्होंने वो इकोनॉमिक्स और सोशल के अंतर्गत क्या थे, एक बहुत बड़े विद्वान थे। तो उनकी बुक का नाम से ही आप पहचान लेंगे, इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इसी के बारे में इन्होंने चर्चा की भी है। आगे बढ़ते हैं। नौकरशाही को लेकर मैक्स वेबर का विश्लेषण कैसा है? तो मैक्स वेबर का विश्लेषण जो है वो आदर्श प्रकार का है, अर्थात इन्होंने कोई तथ्य इकट्ठे नहीं किए थे, इन्होंने कोई प्रयोग नहीं किया था, इन्होंने कुछ अनुभव नहीं किया था। ठीक है। लेकिन इन्होंने एक प्रकार से आदर्श प्रकार की नौकरशाही की कल्पना की और उसका उसी के आधार पर उन्होंने विश्लेषण किया। जैसे कि प्लेटो जो है वो उसका जो अनुभव है, वो जो दार्शनिक राजा का कॉन्सेप्ट देते हैं वो कभी भी व्यवहार में है ही नहीं है ना, व्यवहार में नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने दार्शनिक राजा का कॉन्सेप्ट दिया। तो उसी प्रकार से जिस नौकरशाही इन्होंने मैक्स वेबर ने जिस नौकरशाही की बात की है वो व्यवहार में मिलेगी नहीं आपको। ठीक है ना। तो इसी वजह से इसको आदर्श प्रकार की का विश्लेषण है इनका। व्यवहार में इस तरह की नौकरशाही नहीं मिलती है जिस प्रकार की नौकरशाही इन्होंने बताई है।
निम्नलिखित में कौन सा कार्य नौकरशाही का नहीं है? सरकार के कानून व नीतियों को लागू करना, बिल्कुल सही बात है भाई। संसद में जो भी कानून और नियम बनते हैं उनको लागू करना नौकरशाही का ही काम होता है। सरकार के नीति निर्माण में सहायता करना, हाँ जी, ये तथ्य देते हैं, फैक्ट्स इकट्ठा करते हैं और सरकार को सुझाव देते हैं, नीति निर्माण करने में सहायता करते हैं। जनहितों का स्पष्टीकरण करते हैं, उनका समूहीकरण कहते हैं, अर्थात भाई जनता का हित क्या है, जनता कैसी विषय पर क्या सोचती है, इनका सामूहिकरण ये करते हैं। चुनावों में भाग लेना जो होता है राजनीतिक दलों का काम होता है, वो नौकरशाही का कार्य नहीं होता है। अल्पतंत्र का लौह नियम किसने दिया? तो ये मिचेल्स ने दिया है। ठीक है, ये दलों के बारे में बोलते हैं। ठीक है, कि दलों के अंतर्गत जो राजनीतिक दल होते हैं यही होते हैं। साधारण आदमी को राजनीतिक दलों में आने का अवसर इनको नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसी तरह का एक अल्पतंत्र का लौह नियम, मतलब ये जो दल के अंतर्गत होते हैं, शासकीय वर्ग होता है, जो शासन करने वाला वर्ग होता है वो बहुत थोड़ा होता है, अल्पतंत्र में होता है। लेकिन एक लोहे जैसा कठोर नियम लागू होता है कि कोई दूसरा उसमें नहीं आ सकता है। लोह पिजड़ा, इसी से मिलती जुलती शब्दावली है लोह पिजड़ा। आयरन केज थ्योरी किसने दी है? तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि आयरन केज थ्योरी जो है उसका संबंध मैक्स वेबर से है। कहने का मतलब ये है कि आप जो एक नौकरशाह जो कार्य करता है वो कैसे करता है वो आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, और दूसरा नौकरशाही जो होती है वो जनता से कटी हुई रहती है। जनता के बीच में रहना, जनता से वार्तालाप करना, जनता से घुलना मिलना इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। आपने कई बार देखा होगा सरकारी महकमों में कि आप जाते हैं या आप कहते हैं कि मैंने इस चीज़ की अर्जी लगाई थी या मुझे ये लाइसेंस या ठेका चाहिए था, मेरी फ़ाइल कहाँ है? तो कहते हैं यार तेरी फ़ाइल ऊपर गई हुई है, लेकिन ये नहीं पता कि ऊपर किसके पास गई है, किस अधिकारी के पास है और कितना टाइम लगेगा, है ना। और मैं उसके बारे में फ़ाइल को देख सकता हूँ कि नहीं देख सकता हूँ, कुछ भी पता नहीं चलने देंगी। मतलब एक लोहे के पिंजड़े में सब कुछ बंद है, जहाँ अंदर की तरफ आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। इसी को ही मैक्स वेबर ने लोह पिंजड़ा कहा है। क्यों? क्योंकि आप उनसे दो तरीके से, एक तो उनसे संबंध भी नहीं बना सकते, वो आपके संग घुलेंगे मिलेंगे नहीं, उनका उठना बैठना सब कुछ अलग अपने जैसे दूसरे नौकरशाहों के साथ है। और दूसरी ये आपकी फ़ाइल वगैरह ये इन सब चीज़ों को भी एक छुपा के रखते हैं। कोई प्रक्रिया, कोई पारदर्शिता नहीं होती है, कोई आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है ना। तो इसी को इन्होंने लोह का पिंजड़ा कह दिया है। नौकरशाही के शक्तिशाली होने के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? तो नीचे से चालू करते हैं। नौकरशाही का विशेष सम्मान और उनकी विशेषज्ञता, बिल्कुल सही बात है। नौकरशाही को विशेष सम्मान से देखा जाता है हर जगह। हर कोई चाहता है कि भाई मेरा बच्चा जो है अधिकारी बनेगा तो उसका सम्मान होगा, है ना। उसकी विशेषज्ञता जो होती है वो पर्टिकुलर किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा विशेषज्ञ होता है। कोई लॉ के अंतर्गत विशेषज्ञ हो सकता है ना। कोई संचार विभाग के अंदर विशेषज्ञ हो सकता है। तो इस कारण से उनको अच्छे पद प्राप्त होते हैं विशेषज्ञता के कारण। मंत्री व नौकरशाहियों के मध्य तार्किक संबंध, आपने देखा होगा कि प्राय जैसे ही सरकार चेंज होती है, नया मंत्रिमंडल का गठन होता है, तो बड़े बड़े आयोगों के सदस्य और अध्यक्ष चेंज कर दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मंत्री और नौकरशाहियों के मध्य तार्किक संबंध होता है। इससे भी नौकरशाही शक्तिशाली होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई मंत्री जो है, मंत्री मेरी सपोर्ट में है, तो मेरे को पद से कोई नहीं हटा सकता है। नीति निर्माण प्रक्रिया में नौकरशाही की केंद्रीय स्थिति, बिल्कुल सही बात है। नीति निर्माण में नौकरशाही अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सारे तथ्य वो इकट्ठा करती है, जनता किसी मुद्दे पे क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है, व्यवहार में किसी नीति को लागू करने का क्या परिणाम होगा, ये तमाम जो होते हैं ना नीति निर्माण की प्रक्रिया में, तमाम चीज़ों पर नौकरशाही प्रबल होती है। इसीलिए उसकी स्थिति केंद्रीय स्थिति हो जाती है ना। इसी वजह से वो शक्तिशाली रहती है। लेकिन उनका चुनाव जनता नहीं करती, वो तो मेरिट बेस पे आते हैं, योग्यता के आधार पर। प्रतिबद्ध नौकरशाही कहाँ पाई जाती है? अमेरिका में पाई जाती है और अपने राजनीतिक दल के प्रति प्रतिबद्ध होती है। निम्नलिखित में कौन कौन से नौकरशाही पर नियंत्रण के उपाय हैं? तो राजनीतिक जवाबदेही व उत्तरदायित्व का निर्धारण, बिल्कुल सही बात है। आपको प्रत्येक नौकरशाह का क्या है कि उत्तरदायित्व निर्धारित करना होगा कि भाई आप इस चीज़ के लिए उत्तरदायी हैं। और दूसरा राजनीतिक जवाबदेही कि मंत्री जो होते हैं वो राजनीतिक रूप से
जो आप मंत्रियों के प्रति इनको राजनीतिक रूप से जवाबदेही होना चाहिए, क्योंकि मंत्री जो होते हैं वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और कोई काम हो ना हो मंत्रियों को जनता के प्रति जवाब देना होता है। तो मंत्री नौकरशाह को मंत्रियों के प्रति जवाबदेह बनाकर क्या किया जा सकता है, नौकरशाही पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। प्रति नौकरशाही का निर्माण का मतलब ये है कि आप उसके पैरेलल समानांतर एक को नौकरशाही का निर्माण कर दीजिए। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे कि सरकारी बैंक है, ठीक है ना, सरकारी बैंक, उसी के समानांतर आप प्राइवेट बैंक बना दीजिए। अब प्राइवेट बैंक बन जाएगा तो उसके लाभ क्या क्या होंगे कि भाई प्राइवेट बैंक होगा, प्राइवेट बैंक कस्टमर से बहुत अच्छे से तहजीब से बात करेगा, उनको अच्छी सुविधाएं देगा, उनको परेशान नहीं करेगा, तंग नहीं करेगा, है ना। तो जब प्राइवेट बैंक का व्यवहार सरकारी बैंक देखेगा और कहेगा यार ये तो प्राइवेट बैंक वालों की तरह अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारे सारे कस्टमर प्राइवेट बैंक में चले जाएंगे और हमारे बैंक में ताला लग जाएगा और हमारी नौकरी चली जाएगी। तो इस तरह से प्रति नौकरशाही का निर्माण करके भी आप नौकरशाही पर नियंत्रण रख सकते हैं। आरटीआई हो गया, नागरिक चार्टर हो गया, इनके द्वारा नौकरशाही पर नियंत्रण रखा जाता है। और ओम्बुड्समैन और लोकपाल जैसी संस्थाएँ हैं वो भी नौकरशाही पर नियंत्रण रखती हैं। तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। किसने सर्वप्रथम नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन किया? तो मैक्स वेबर थे, जिन्होंने सर्वप्रथम नौकरशाही का बहुत अच्छे से विश्लेषण किया, नौकरशाही के प्रकार बताए थे, नौकरशाही की विशेषताएं बताई थी इन्होंने। वो हालांकि आदर्श प्रकार की नौकरशाही थी, कहीं मिलती नहीं है, लेकिन उन्होंने दिया। आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी की अवधारणा किसने दी? तो ये मैक्स वेबर महोदय हैं, ठीक है। आदर्श प्रकार की इसलिए क्योंकि इनकी जो नौकरशाही वो कहीं बहुत अच्छी और बहुत आदर्श प्रकार की, कहीं मिलती ही नहीं है, ठीक है ना, इसी वजह से इसको आदर्श नौकरशाही कहा जाता है। मैक्स वेबर ने कितने प्रकार की सत्ता का वर्णन किया है? तो ये 3 प्रकार की सत्ता का वर्णन करते हैं, परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता और वैधानिक तार्किक सत्ता। पारंपरिक सत्ता जो है वो प्राचीन भारत से संबंधित है, जिसके अंदर राजा का बेटा राजा बनता है, फिर उसका बेटा राजा बनता है और उसके पास जो अथॉरिटी होती है वो इसी आधार पर होती है कि वो राजा का बेटा है या उससे वंशानुगत मिला हुआ है। क्या वंशानुगत आपको पावर्स अथॉरिटीज़ मिलती हैं, इसी को कहते हैं परंपरागत सत्ता, ट्रेडिशनल अथॉरिटी। करिश्माई सत्ता जो है वो होती है व्यक्तित्व के आधार पर होती है कि कुछ लोगों का व्यक्तित्व ऐसा होता है कि लोग उनकी आज्ञा का पालन करने लगते हैं। जैसे महात्मा गांधी हो गए, ठीक है, उनका व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा करिश्माई था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका व्यक्तित्व बहुत करिश्माई था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व इतना करिश्माई था कि आज़ादी के बाद से लेकर जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई हर कोई उनकी बात मानता था, है ना। जनता उनके पीछे पीछे चला करती थी। हालांकि उस समय भी बहुत भीषण गरीबी थी, बेरोजगारी थी। हमने क्या बोलते हैं आपका पाकिस्तान और क्या बोलते हैं आपका चीन के संग लड़ाई भी हुई, चीन के संग हमारी हार भी हुई, फिर भी पब्लिक का नेहरू जी में विश्वास था। वो उसका कारण यही था कि उनकी सत्ता जो थी वो करिश्माई सत्ता थी। फिर आती है वैधानिक तार्किक सत्ता। ये जो होती है ये आपकी वैधानिक होती है, ठीक है ना, तार्किक होती है और वैधानिक होती है। ये सबसे उत्तम तरह की होती है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सत्ता जो पावर्स है ना वो आपको संविधान से मिली है। किससे मिली है? संविधान से मिली है। इसी वजह से इसको वैधानिक तार्किक सत्ता कहा जाता है और ये सबसे अच्छी और सबसे बढ़िया होती है। तो इसका हो जाएगा तीनों, ये तीनों प्रकार का वर्णन मैक्स वेबर ने किया है। नौकरशाही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की आड़ में फलती फूलती है। तो ये रैमजे मेयर का कथन है। कहने का मतलब ये है कि भाई जो नौकरशाही होती है वो मंत्रिमंडल की आड़ में रहती है, ठीक है, मंत्रिमंडल का सपोर्ट मिला रहता है। अब आपने कहीं देखा होगा कि मंत्रिमंडल अक्सर अपने पसंद के नौकरशाहों को रखना पसंद करती है, ठीक है, या फिर जैसी सरकार चेंज होती है, नया मंत्रिमंडल आता है तो नौकरशाही फिर उनकी हजी हजूरी करने लगती है ना। तो कहीं ना कहीं उसकी आड़ में रहती है और अपनी ताकत को बढ़ाती है, अपने पद प्रतिष्ठा सम्मान को बढ़ाती रहती है। इसी वजह से रैमजे मेयर ने क्या कहा है, नौकरशाही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व मतलब मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है ना, और उसी की आड़ में फलती फूलती रहती है। बाकी जनता से इसका कोई लेना देना नहीं, जनता के प्रति ये बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं है, ठीक है ना। अब ये किसी भी कार्य के लिए मंत्रियों के प्रति जवाबदेह होती है। तो आपने देखा होगा कि अक्सर नौकरशाह बदतमीजी से क्यों बात करते हैं, वो इसी वजह से बात करते हैं कि वो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है, मंत्रियों के प्रति उत्तरदायी हैं और मंत्रियों तक
ये बात पहुंचती ही नहीं है। यह अपनी गलतियों से सबक नहीं लेती बल्कि दोहराती है। तो वाकई में ये अपनी गलतियों से सबक नहीं लेगी, बार बार दोहराती रहेगी। आपने देखा होगा लाल फीताशाही, लेट लतीफ़ी, भ्रष्टाचार, है ना, काम का देरी से होना, जनता के साथ बदतमीजी करना, ये सब इसकी खास विशेषता है। और ये किसका कथन है? ये माइकल क्रोजियर का कथन है। ये कपड़ा तो काटती है, इसे तन का पता नहीं है, मतलब काम तो करती है ये, लेकिन इसको यही नहीं पता कि उस काम से जनता का भला हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको पता ही नहीं है। ठीक है ना, उसको नहीं पता है कि जनता का भला हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस काम कर रही है। ठीक है, तो इसी संदर्भ में ये कथन कहा गया है। इनसाइड ब्यूरोक्रेसी किसकी रचना है? तो ये एंथनी डाउन्स महोदय हैं। इनसाइड ब्यूरोक्रेसी मतलब ब्यूरोक्रेसी के अंदर की तरफ, है ना। एंथनी डाउन्स ने नौकरशाही के प्रकार बताए हैं, तो कौन कौन से हैं? तो ये लता, संरक्षक, कट्टरपंथी, अधिवक्ता, राजमर्मज्ञ, ये सारे के सारे आपका नौकरशाही के ही प्रकार हैं जो एंथनी डाउन्स ने बताए हैं। लता प्रकार की नौकरशाही ऐसी होती है जो अपनी पद, प्रतिष्ठा, शक्ति, सम्मान और आपकी सत्ता में वृद्धि करती है। ठीक है ना, जैसे लता होती है ऊपर की तरफ चढ़ती जाती है, उसी तरह से ये भी अपने आप को बढ़ाती जाती है। फिर आती है संरक्षक। ये जो नौकरशाही होती है ये अपने पद, प्रतिष्ठा, शक्ति और सम्मान को, सत्ता को बचा के रखती है। ठीक है ना, जो उसको मिला हुआ है वो कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर उसे किसी को अगर कोई पद मिल गया है तो वो पद से नीचे नहीं आना चाहेगा, उस पद से चिपका रहेगा। ये इस तरह से संरक्षक करती है। फिर एक होती है कट्टरपंथी। कट्टरपंथी जो होती है वो क्या बोलते हैं, आपके जो आपके दल के जो सरकार होती है उसके प्रति बिल्कुल चिपक के रहती है। ठीक है ना, क्या उसके प्रति बिल्कुल चिपक के रहेगी, उसकी स्वामी भक्ति करेगी। ठीक है ना, तो इसी को कट्टरपंथी कहते हैं। ठीक है, इसी को कट्टरपंथी कहते हैं कि सरकार की जो भी नीति होगी, संकीर्ण और नीति होगी, उसके प्रति ये चिपक के रहेंगे। फिर उसके बाद होती है अधिवक्ता। ये जो होती है ये थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ के हैं। ये अपने ये जो इसके कार्य हैं, ये जो सरकार या संगठन के जो कार्य होते हैं उसके प्रति स्वामी भक्ति तो रखते ही हैं, साथ में एक अधिवक्ता की तरह उसका वो करते हैं, बचाव भी करते हैं। ठीक है ना, जैसे एक एडवोकेट दलीलें देता है ना कोर्ट के अंतर्गत, ये उस तरह उस लेवल पे जाकर अपने संगठन के प्रति स्वामी भक्ति प्रदर्शित करते हैं। तो कट्टरपंथी से थोड़ा सा ऊपर हो जाते हैं। एक राजमर्मज्ञ होता है, ये संपूर्ण समाज के प्रति स्वामी भक्त होते हैं। ये राष्ट्रीय नीतियों व कार्यों का प्रभावित करने के लिए शक्ति चाहते हैं। ये सब हितकारी व जन कल्याण के प्रति समर्पित होते हैं। ये कुछ प्लेटो के अभिभावकों की तरह के गार्जियन, जो शब्द का जो वर्णन किया है प्लेटो ने, उसके समतुल्य होते हैं, है ना। तो ये पांचों तरह की चर्चाएं कौन करता है? पांच तरह की नौकरशाही की बात एंथनी डाउन्स करता है। अब एक है एफ एम मार्क्स। इन्होंने नौकरशाही के कितने प्रकार बताए हैं? तो इन्होंने 4 बताए हैं। एक तो बताया है अभिभावक नौकरशाही। ठीक है, ये एक प्रकार से जनता की सेवक तो नहीं होती है, लेकिन ये जनता के अभिभावक, माता पिता की तरह रहती है। जैसे एक माता पिता होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि किसमें बच्चे की भलाई है, किसमें बच्चे की बुराई है। उसी तरह से ये जो नौकरशाही होती है ये अभिभावक की तरह होती है। ठीक है, जनता के मत से इसको कोई लेना देना नहीं है। ये डिसाइड करेगी जनता का किसमें भला है, किसमें भला नहीं है, और उसी आधार पर ये निर्णय लेती है, उसी आधार पर ये काम करती है। तो इसको कहते हैं अभिभावक। एक जातीय नौकरशाही होती है। इसमें क्या होता है कि अपनी जाति विशेष के लोगों को ये भर्ती करते हैं और अपनी जाति विशेष के लोगों को ही विशेष सुविधाएं देते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं जातीय नौकरशाही। एक होती है संरक्षण नौकरशाही। ये अमेरिका में पाई जाती है, इसको लूट पद्धति भी कहते हैं। ये प्रतिबद्ध नौकरशाही की तरह है, मतलब अपने दल के प्रति और अपने नेता के प्रति ये क्या होते हैं, बिल्कुल उसी के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। ठीक है ना, इसको संरक्षण नौकरशाही कहा है एफ एम मार्क्स ने। एक योग्यता आधारित नौकरशाही होती है। ये अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में योग्यता आधारित नौकरशाही होती है। ये मेरिट के बेस पे आते हैं, ये तटस्थ रहते हैं, निष्पक्ष रहते हैं, किसी कोई पक्षपात नहीं करते हैं। तो चारों प्रकार की नौकरशाही का वर्णन मार्क्स करते हैं। किसने नौकरशाही को महाद्वीपीय कंटक कहा है? तो महाद्वीपीय कंटक मीन्स की एक प्रकार की बुराई कहा है इन्होंने। ठीक है ना, तो ये थॉमस कार्लाइल कहते हैं कि ये एक महाद्वीपीय कंटक है, पूरे महाद्वीप में पाई जाती है।
मिलोवान जिलास जो है वो न्यूक्लास की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नौकरशाही के संदर्भ में नवीन निरंकुशता शब्द का प्रयोग किसने किया है? ये तो लॉर्ड हेबर्ट हैं जिन्होंने नवीन निरंकुशता शब्द का प्रयोग कहा है। ठीक है ना, कि क्या क्या है कि इनकी पुस्तक का नाम ही नवीन निरंकुशता है। ठीक है, और ये लिखते हैं कि अधिकारी गण ऐसी शक्तियाँ हथियाने की कोशिश कर रहे हैं जो यथार्थ में व्यवस्थापिका व न्यायपालिका के क्षेत्र में आती है। ठीक है ना, तो न्यायपालिका क्या करती है? व्यवस्थापिका क्या करती है? कानून बनाती है, और न्यायपालिका क्या करती है? न्याय करती है। तो नौकरशाही जो है, आज की नौकरशाही है, ये एक नए प्रकार का चलन पैदा कर रही है। यह क्या करी? ये अपने मर्जी से नए नए कानून बना देती है नौकरशाही। ठीक है ना, कि जैसे आप किसी बैंक में आप जाएंगे तो बैंक को 4 बजे तक काम करना होता है, लेकिन कई सारे बैंक कहते हैं, बैंक के अधिकारी कहते हैं जी हम 2 बजे के बाद बैंक में काम नहीं होगा। क्या बैंक में 2 बजे के बाद काम नहीं होगा, या 3 बजे के काम नहीं होगा, या सैटरडे को कोई काम नहीं होगा, या आपको पासबुक पे एंट्री करवानी है तो उन्होंने स्पेशल डे फिक्स कर रखा है कि उसी दिन आओ, शुक्रवार को आओ, उसी दिन एंट्री होगी। तो क्या है, ये कानून का निर्माण कर दे रहे हैं। और कई बार ये खुद न्यायपालिका के रूप में आ जाते हैं कि भाई ठीक है, ये गलत है, ये सही है। ठीक है ना, तो इस तरह से इन्होंने क्या क्या है कि नवीन निरंकुशता शब्द का प्रयोग किया है, कि एक नए तरह की निरंकुशता पैदा कर रहे हैं, जबकि ये निरंकुशता इससे पहले सरकार से जुड़ी हुई थी। ठीक है ना, सरकार निरंकुश होती है या उदार होती है, लेकिन अब तो ये लॉर्ड हेबर्ट ने नवीन निरंकुशता शब्द का प्रयोग इसके लिए कर दिया, नौकरशाही के लिए कर दिया है। नौकरशाही के संदर्भ में किसने न्यू क्लास शब्द का प्रयोग किया है? तो ये मिलोवान जिलास हैं जिन्होंने इस शब्द का प्रयोग आपका यूएसएसआर के संदर्भ में किया है। कहने का तात्पर्य ये है कि देखो, आप देखते हैं तो पहले जो मार्क्सवादी थे वो कहते थे, या मार्क्स कहता है कि भाई समाज में 2 वर्ग हैं, एक पूंजीपति, एक आपका श्रमिक, और दोनों के बीच में संघर्ष होगा, और बाद में क्या होगा कि जो है सर्वहारा वर्ग है ना, श्रमिक, वो इनको हरा देगा, पूंजीपतियों को, और उत्पादन के साधनों पर अपना नियंत्रण कर लेगा, और इससे वर्ग विहीन समाज समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपका यूएसएसआर में क्या हुआ कि एक नया वर्ग पैदा हो गया। वो 2 वर्ग तो खत्म नहीं हो, उसके अलावा तीसरा वर्ग पैदा हो गया, जो कौन सा है? जो आपका साम्यवादी देशों में नौकरशाही है। ठीक है ना, वो एक नई क्लास पैदा हो गई है। तो उसी को ये मिलोवान जिलास क्या कहते हैं? नई क्लास कहते हैं। ठीक है ना, कह रहे थे कि वो तो भाई वर्ग विहीन समाज की स्थापना होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे तो क्या हो गया है कि कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित पदाधिकारी व नौकरशाहों ने एक नई क्लास तैयार कर ली है। ठीक है, और उसी के पास शक्ति का केंद्रीकरण हो गया है। ठीक है, तो मिलोवान जिलास ने न्यू क्लास शब्द का प्रयोग किया है। नौकरशाही में प्रबंधक अपनी अक्षमताओं का स्तर बढ़ा लेते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? इसके पीटर की थीसिस कहा जाता है। पीटर थे, उन्होंने अपनी थीसिस लिखी थी, तो उन्होंने बताया कि नौकरशाही में जो प्रबंधक होते हैं उसमें अक्षमताओं का स्तर बढ़ा लेते हैं। ठीक है ना, अपनी अक्षमताओं का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, मतलब लापरवाह हो जाते हैं। ठीक है, क्षमता उनके अंदर नहीं रह जाती, अक्षमता अधिक हो जाती है उसके अंतर्गत। किसने नौकरशाही को वर्ग शोषण का यंत्र कहा है? तो ये फेमस कोटेशन कार्ल मार्क्स की है, जिन्होंने नौकरशाही को वर्ग शोषण का यंत्र कहा है। तो ये सारे नौकरशाही से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया। एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं हुआ है। एक बार चेक करना बहुत आवश्यक है। हाँ, तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं है, सारे क्वेश्चन सही हैं। फिर भी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं और आपको लगता है कि ये लेक्चर आपकी नॉलेज में कुछ इजाफा करता है, तो आप लोग लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। और जो नए लोग हैं, नए व्यूअर हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर में।